खोया है हमने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो दे ये अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। हिंदी की हमारी आज सेकेंड क्लास है। कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। ठीक, इससे पहले हमारी हिंदी की पहली क्लास थी, उसमें हम लोगों ने हिंदी का विकास पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हिंदी भाषा का विकास। ठीक, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्णमाला शुरू करने से पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ये हिंदी का सामान्य परिचय। ठीक, क्या? हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। अब देखिए क्या है कि जो हिंदी भाषा है आपकी, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? क्वेश्चन अगर बन जाए, आपका पूछा जाए कि भाषा शब्द है जो संस्कृत की किस धातु से बना है, तो आप बता देंगे किस धातु से? भास धातु से। किससे? भास धातु से। ठीक, अब भाषा का अर्थ क्या होता है? अब भाषा क्या होती है? भाषा यही तो है कि मानव अपने विचारों का आदान प्रदान। ठीक, जो हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को किसी को समझाना चाहते हैं, वो भाषा के द्वारा ही तो समझाते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हम किसी से पानी मांगेंगे कि हमको एक गिलास पानी दे दो, तो क्या बोलेंगे? कुछ बोलकर ही तो बताएंगे। तो ये क्या है? जो हम अपनी आवाज को, अपने भावों को, अपने विचारों को मतलब किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं या उसकी बात को हम सुन पाते हैं, तो ये क्या है? भाषा है। तो भाषा क्या है? मानव के विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। कह सकते हैं कि जो भाषा है आपके मनुष्य के विचारों एवं भावों को व्यक्त करने का एक साधन है, जिससे हम लोग अपने भाव किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। हम किसी को बता सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, या उसकी बात सुन सकते हैं। तो ये क्या है? भाषा के माध्यम से ही तो होता है। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे कि भाषा का अर्थ मानव के विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। ठीक, इसके बाद भाषा के रूप। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाषा के रूप, भाषा के रूप कितने हैं आपके? 3। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कौन सा? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब देखिए मौखिक में क्या होता है? मौखिक जो मतलब हम किसी को बोल के बता दें कि अगर हमें मतलब हमको क्या है कि हमको एक बुक चाहिए, हम शॉप पे जाते हैं, भाई हमको हिंदी का बुक दे दो, तो वो क्या हो गया? मौखिक। अगर जो लोग नहीं बोलेंगे तो क्या? लिखित। दूसरी क्या होती है? लिखित, कि हम उसको एक कागज में लिख के दे देंगे, भाई हमको एक हिंदी का बुक दे दो। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? लिखित। जो लिखकर बताया जाए वो लिखित, और जो बोलकर बताया जाए वो मौखिक। ठीक, इसके बाद तीसरी कौन सी होती है? सांकेतिक। सांकेतिक भाषाएं कौन सी होती है? जैसे जो लोग बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, तो वो संकेतों में ही तो ऐसे करके इशारे करते हैं ना, तो उस भाषा को कहते हैं सांकेतिक। जैसे मान लीजिए कोई बोल नहीं पाता है तो उसको पानी चाहिए, तो कैसे करेगा? ऐसे ही तो मांगते हैं ना जो लोग बोल नहीं पाते, तो उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक, समझ गए आप? भाषा, भाषा क्या है? भाषा आपका भास धातु से बना है शब्द। ठीक, भाषा का अर्थ क्या है? मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसी साधन को भाषा कहते हैं। ठीक, इसके बाद भाषा के रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक, अब हम लोग शुरू करेंगे वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला क्या है आपका? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। किसे कहते हैं? जो वर्णों का आपका व्यवस्थित क्रम होता है, क्या होता है? वर्णमाला कहता है। अब देखो, वर्णों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आ लिखा, कहीं का लिखा, कहीं पा लिखा, फिर खा लिखा, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। जैसे
का के बाद खा आना चाहिए, फिर गा आना चाहिए, फिर घा आना चाहिए, ठीक, फिर खा लेगा, ठीक। यही तो होगा आपका व्यवस्थित क्रम, ना कि ऐसा पहले लिख दिया ये वाला आ लिख दिया, फिर का लिख दिया, फिर पा लिख दिया, ये वाला नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये आपका नहीं चलेगा, ठीक, समझ गए? जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है वही आपका वर्णमाला कहलाता है, ठीक, समझ गए? अब बात करें वर्णमाला का दूसरा नाम, सॉरी वर्ण का दूसरा नाम। जो आपका वर्ण होता है उसका एक और नाम क्या होता है? अक्षर। वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर मतलब जिसका क्षर ना हो सके, अक्षर मतलब जिसका क्षर ना हो सके, जिसको और ज्यादा तोड़ा ना जा सके। वर्ण का मतलब, अक्षर का मतलब जिसका क्षर ना हो सके, जिसको और ज्यादा तोड़ा ना जा सके। जैसे जैसे अक्षर क्या हो गया आपका? का हो गया। ये इसको और ज्यादा क्या आप तोड़ सकते हैं? इसके दो टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, ठीक। पा हो गया, ना हो गया, इनके और ज्यादा टुकड़े कर सकते हैं? ये तो खुद ही सिंगल सिंगल है, तो इनको क्या तोड़ेंगे, है ना? तो वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर जिसका क्षर ना हो सके, जिसको और ज्यादा तोड़ा ना जा सके, ठीक, समझ गए? अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन ज्यों के त्यों पूछ लिए जाते हैं आपसे, ऐसे ही बन जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की आपकी जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण या फिर ध्वनि। क्या है? वर्ण या फिर ध्वनि, ठीक। आप बता देंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे? वर्ण या फिर ध्वनि, ठीक। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। जो भाषा है सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, क्या होता है आपका? शब्द। क्या होता है? शब्द। देखो सबसे छोटी कैसी होनी चाहिए? सार्थक इकाई। क्या? सार्थक इकाई। अब जैसे शब्द, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? आपका शब्द हो गया। अब शब्द देखिए, जैसे ये आपका कमल, इसका अर्थ है ना सार्थक है। कमल, कमल क्या होता है? एक फूल होता है, जानते हैं आप। इसी को आप कलम लिख देंगे तब भी ये सार्थक रहेगा, ठीक। कमल लिखें, कलम लिखें, इनका क्या है? कोई ना कोई अर्थ है। सार्थक का मतलब कुछ ना कुछ उसका शब्द का अर्थ होना चाहिए, ठीक। तो अगर अब यही अगर इसको कमल क्या लिख देंगे? मकल लिख देंगे। मान लीजिए इसको मकल लिख देते हैं, मकल, तो इसका कोई अर्थ है? कमल का तो अर्थ है आपका, कलम का भी अर्थ है, लेकिन क्या मकल का कोई अर्थ है? नहीं ना। तो ये क्या है आपका? ये भाई नहीं चलेगा। क्या? ये नहीं चलेगा। क्या बोला है? पहले ही बोला है इसने कि सार्थक इकाई होनी चाहिए। जो आपकी भाषा की सार्थक इकाई होती है शब्द, ठीक, समझ गए आप? क्लियर? अब देख लीजिए, इधर देख लीजिए कि वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है। जो आपके वर्ण और ध्वनि में अंतर होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि, यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है। वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है? देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यदि आपसे लिखित इकाई पूछा जाए तो आप बताएंगे वर्ण। क्या? लिखित इकाई वर्ण, और मौखिक इकाई क्या होगी आपकी? ध्वनि। अब देखिए लिखना है, लिखित इकाई तो वर्ण को तो आप लिख ही सकते हैं, का खा गा घा, ठीक। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई तो ध्वनि। ध्वनि जो हम लोग बोलते हैं, का बोल दिया तो ध्वनि हो गया, और लिख दिया तो क्या हो गया? वर्ण हो गया, ठीक। समझ गए? इतना आप लोग अच्छे से समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए वर्ण के भेद। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ण के भेद, कि आपका क्वेश्चन देखो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है वर्ण के कितने भेद होते हैं। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जो पिछली वैकेंसी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसका पेपर मैंने दिया था 49,568 वाली वैकेंसी में, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही पूछा गया था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो भाई आप बता देंगे कि वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने? दो, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से दो भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन, ठीक, समझ गए? इसके बाद बात करें स्वर की, तो स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा देख लीजिए
कि जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, इसमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वो क्या होते हैं आपके स्वर कहलाते हैं। क्या आपके स्वर कहलाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि स्वर की परिभाषा, तो स्वर की परिभाषा क्या है, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं। ठीक, और व्यंजन क्या होते हैं, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाएं। व्यंजन को आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, व्यंजन की स्वरों की सहायता से ही व्यंजन को आप बोल सकते हैं। तो व्यंजन की क्या परिभाषा है, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाएं तो क्या कहलाते हैं आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं आपके, कौन कौन से, जैसे का, खा। अब का को आप बोलेंगे, का को बोलेंगे का, का बोलने के बाद आपका आ की ध्वनि आ रही है ना, बोलेंगे का को आप कितने भी स्लो बोलेंगे तब भी लास्ट में क्या आएगा आपका का, आ रहा है ना, आ, खा, खा, ग, पा। कोई भी आप व्यंजन बोलेंगे तो आपके लास्ट में क्या होगा, आ की ध्वनि आएगी। तो आपके बिना स्वर की सहायता से आपके व्यंजन नहीं बोले जा सकते। अब का जो लिखा है ये पूरा कैसे लिखा जाता है, ये पूरा लिखा है। अगर का आधा होगा, ये सिर्फ व्यंजन होगा, का कैसा होगा, का आपका ऐसा होगा, ऐसा। अगर का को तोड़ेंगे तो ये आधा का और आ, तब ये मिलाकर पूरा का बनता है, इस तरह से। ठीक, तो का जो है आपका का, जब का को आधा लिखेंगे कहीं तो इस तरह से नीचे हलंत, या खा या पा धा कोई भी अक्षर होगा तो ऐसे ही पहले व्यंजन का ये रूप, फिर इसके साथ स्वर की सहायता, फिर तब ये जाके पूरा अक्षर आपका बनता है। ठीक, समझ गए। तो व्यंजन क्या होते हैं आपके, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाए वो आपके व्यंजन होते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन स्वर पढ़ लेते हैं। ठीक, पहले हम लोग स्वर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक, तो देख लीजिए आपके स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लीजिए हमारे साथ। ठीक, कौन कौन से स्वर होते हैं आपके, आ ई, आ ई उ ए पढ़ रखे होंगे पहले से। ठीक, क्या है आपके, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये आपका ऋषि क्या है, फिर इसका ए ओ अंग आहा। ठीक, ये है आपके स्वर। ठीक, अब देखिए लिखने में तो ये आपका जो ऋषि है ये स्वरों में आता है, जो लिखने में होता है आपका, तो ये लिखने में तो स्वरों के बीच में आता है, लेकिन जब इसको आप बोलेंगे ऋषि को जब आप बोलेंगे तो क्या आएगा, री आएगा ना आगे। तो री आपका रा किस में होता है, रा तो आपका व्यंजन होता है। ठीक, तो इसको समझ लीजिए आप, जो ये ऋषि है ये बोलने में तो स्वरों के बीच में आता है, लेकिन उच्चारण में क्या होता है, व्यंजन में आता है। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो देख लीजिए आप लिखने के आधार पर कितनी है आपकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है 12, और इसको भी जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 13। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे कि अंग और आहा को आप स्वर, ये लिखे तो स्वर में ही आते हैं, लेकिन इनका भी अलग अलग होता है। क्या, अगर इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोग वाह। क्या कहा जाता है, अयोग वाह। इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोग वाह। और खाली आहा को क्या कहेंगे आपका, विसर्ग। क्या कहेंगे, विसर्ग। और खाली अंग को, इसको कहाँ लिखें, खाली अंग को क्या कहेंगे आपके, अनुस्वार। ठीक, यदि देखो ऑप्शन में दे देगा ये 3-4 दे देगा आपका ई उ ए अंग दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें से अनुस्वार कौन है आपका
अंग, अयोगवा विसर्ग क्या है आहा, और दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है अयोगवा। ठीक, समझ गए आप। ठीक, तो अब यहाँ देखिए लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, तो आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ऋषि आपका उसमें जाएगा व्यंजन में, क्योंकि ऋषि बोलने में रा आ रहा है पहले। ठीक, कितने हो गए 2 4 6 7 8 9 10, कितने 10 11, कितने हो गए बोलने के आधार पर आपके कितने हो गए 11, कितने लिखने के आधार पर कितने हो गए आपके 11। जो आपके लिखने के आधार पर इसकी संख्या है आपकी स्वरों की तो कितनी है 11, लिखने में तो ये जोड़ा जाएगा, लेकिन क्या है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आपका ऋषि जो है ये व्यंजन में चला जाएगा। तो उच्चारण के स्थान पर कितने बनेंगे स्वर आपके 10, कितने 10, और यहाँ पे आपका जो ये ऋषि है ऋषि ये आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक, इतना आप समझ गए। और जो ये अंग और आहा है आपके, ये है आपके अयोगवा, आहा का को विसर्ग कहते हैं और अंग को क्या कहते हैं अनुस्वार। यहीं पर एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए स्वरों की कुल संख्या, यदि आपसे स्वरों की कुल संख्या पूछ ली जाए तब आप कितने बताएंगे 13, लिख लीजिए यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या। तब आप बताएंगे कितनी 13, तो आप सबको जोड़ देंगे। ठीक, समझ गए। वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन कितने 2, स्वर आपके जो बिना किसी के स्वतंत्र रूप से बोले जाए बिना किसी सहायता के वो आपके स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक, समझ गए आप, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्वरों के प्रकार कि जो है आपके स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वरों के जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं स्वरों के? स्वरों के आपके 3 प्रकार होते हैं। तो ये जो है आपके क्या है, बोलने के आधार पर जो समय लगता है उसके हिसाब से आपके स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। किस आधार पर? बोलने में लगे समय के आधार पर। किस? बोलने में लगे समय के आधार पर। बोलने में लगे समय। ठीक, जो आपके स्वरों के प्रकार हैं कितने हैं? 3। और ये किस आधार पर है आपके? जो बोलने में समय लगता है उसके आधार पर आपके स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपका रहस्व स्वर, फिर आपका दीर्घ स्वर, फिर आपका विलुप्त स्वर। कौन सा? रहस्व स्वर, इसी को आपको छोटा स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर मतलब बड़े स्वर, और इसके बाद विलुप्त स्वर। ठीक, तो देख लीजिए आपके रहस्व स्वर की क्या है परिभाषा? बोलने में कम समय लगे। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे। ठीक, तो इसमें क्या है रहस्व स्वर में? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? आपके रहस्व स्वर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कम समय लगे। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? कम समय लगेगा तो कौन कौन से आएंगे? छोटे स्वर। मतलब कौन कौन से है छोटा? तो छोटे छोटे ले लीजिए आप, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ। ठीक, और इसी में आप ले लेंगे ऋषि को। किसको? ऋषि को। तो ये है आपके कौन से स्वर है आपके? रहस्व स्वर। कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अब इसको आप याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? कि रहस्व मतलब छोटा, रहस्व मतलब छोटा। छोटा कौन सा? छोटा आ, छोटी ई, बड़े छोटा ऊ और रहस्य ऋषि। ठीक, समझ गए। इसके बाद आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है? बोलने में रहस्व स्वर से 2 गुना समय ज्यादा लगे। ठीक, तो इसको बोलने में इससे आपका 2 गुना समय लगता है। इसमें अगर 1 गुना समय लग रहा है तो इसमें 2 गुना समय लगेगा। ठीक, समझ गए आप। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक, तो कौन कौन से आपके? देखो कौन कौन से। सबसे पहले बड़ा आ,
बड़ी ई और बड़ा ओ। ठीक, ये हो गए। इसके बाद आपके जो है ए, आई, ओ और आपके ओ। ठीक ठीक, समझ गए। ये जो है आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब देखना, ये जो चार आपके स्वर हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। इन चारों को क्या कहा जाता है? आपका संयुक्त स्वर। क्या? संयुक्त स्वर। जो ए ओ औ है, इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ए है आपके दो स्वरों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो स्वरों से मिलकर। देखना आप, जैसे आ प्लस ई, आ प्लस ई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आ ई। क्या बोलेंगे? आ ई को जल्दी जल्दी बोलेंगे तो क्या कहें? आई आई बोलेंगे ना, तो क्या बन जाएगा आपका? ए। ठीक, इसी तरह आ ई से मिलकर ए, आ उ से मिलकर ओ औ। ठीक, इसी तरह से आपके ये जो दो स्वरों के मिलने से एक स्वर बनता है, तो उसको क्या कहेंगे आप? संयुक्त स्वर। तो जो ये चार अक्षर हैं आपके, ये क्या है? आपके संयुक्त स्वर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ये ऑप्शन देंगे आपका, और एक इसमें से दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है या फिर कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, समझ गए। इसके बाद है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। कौन से? बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। अब देखिए, इसका वैसे कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अब इसमें कौन से वो आते हैं स्वर? जैसे आपके शब्द होते हैं राम, जैसे किसी शब्द को खींच के बोलना, जैसे ओम ऐसे बोलते हैं, तो वो होता है आपका जो बीच वाला होता है, जो खींचा जाता है अक्षर, उसको बोलते हैं आप प्लुत स्वर। जैसे अब ओम को कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक, अब जब इसको ज्यादा खींच के बोलेंगे तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे ऐसे आप, इसको ऐसे, जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे। तो जो ये बीच का होता है आपका, ये होता है आपका प्लुत स्वर। ठीक, समझ गए। स्वरों के प्रकार, स्वर जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, और किस आधार पर बांटा गया है इसको? आप कि बोलने में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक, समझ गए आप। यहां तक आप स्वरों को अच्छे से समझ गए। ठीक, इसके बाद जीभ के आधार पर, होठाकृति के आधार पर और भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही आप अच्छे से समझ लीजिए और इसके ही नोट्स बना लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी जो है लाइव क्लास शुरू होने वाली है। लाइव क्लास में क्या होगा? जो हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे वो लाइव क्लास में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप जल्दी जल्दी से अपने सारे नोट्स बना लीजिए और जल्दी जल्दी से अपना सब कुछ तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लास बहुत ही जल्दी लाइव प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक, हाँ, एक बात और, यदि आप लोग इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम की आईडी क्या है? कहाँ? इंस्टाग्राम पर आप लोग जुड़ जाएंगे। आईडी है नेहा सूर्य वंशी 307। ठीक, ये है आपके इंस्टाग्राम की आईडी। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक, तो जो लोग भी इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग इंस्टाग्राम से जुड़ जाएंगे और बहुत ही जल्दी आप लोगों का जो है लाइव प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। आपसे लाइव क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाया करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग ये कमेंट में बताएंगे कि कब से आपका जो है लाइव क्लास शुरू कर दी जाए। ठीक, तो
आप खत्म करते हैं क्लास को, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।